फ्रेंड्स, मैं यतीन प्रताप आज आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा सब टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है वो चल रहा है हिंसा के मोर्चे। हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ हिंसा के मोर्चे पढ़ लिए हैं। तो इसमें से हमने जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर और एक और पढ़ा था वो था लिंग के आधार पर। इस प्रकार से जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भी हिंसा होती है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंसा के मोर्चे 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको पढ़ चुके हैं। आज चौथा पढ़ेंगे, वो है आज भ्रष्टाचार, करप्शन। अब इसका समझते हैं भ्रष्टाचार क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो भी व्यवस्था है आज के समाज में, उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य, जो व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी होती है, व्यक्ति का कर्तव्य होता है, व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को व्यक्ति अपनी पूरी निष्ठा से न करके किसी लालचवश या किसी दबाववश या किसी और तरीके से अपने कर्तव्य से पदच्युत हो जाता है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन नहीं करता। अर्थात वो किसी भी तरीके से इस पद का दुरुपयोग करता है और वो इसके पीछे कई कारण होते हैं और उन कारणों की वजह से, धन की वजह से, धन का लालच हो सकता है, या निकट संबंध हो सकते हैं, या व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, या राजनीतिक संबंध, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं। उसकी वजह से, पैसे के लेन देन की वजह से अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन न करना क्या कहलाता है, वो भ्रष्टाचार कहलाता है, अर्थात करप्शन कहलाता है। अर्थात करप्शन का अर्थ ये है किसी भी जिम्मेदारी को, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति, अपनी प्रतिष्ठा जो भी है उसके हिसाब से न करके उसमें अवैध रूप से उसका लोप करना या अवैध रूप से उसको करना, ये क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार आज के समय की सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत समस्या है। ये समस्या न सिर्फ समाज की है, न सिर्फ परिवार की है, न सिर्फ राष्ट्र की है, न बल्कि ये संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और इससे देश का, हम न सिर्फ भारत की बात करते हैं बल्कि पूरी दुनिया की बात करते हैं। पूरी दुनिया में इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर तो स्थिति बहुत ही विकराल, बहुत ही विकट देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार इतने गहरे से समा गया है कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जो भी पदाधिकारी है या जो जिस पद पर बैठा है, उसके शिक्षा में जो नैतिक मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, उनका पतन निश्चित रूप से हुआ है। और इसकी परिणति ये हुई है कि व्यक्ति लालची हो गया है, व्यक्ति सत्ता लोलुप हो गया है, व्यक्ति पद का दुरुपयोग करने लगा है, जिसकी वजह से अनेकों खामियां समाज में देखने को मिलती हैं और जिसकी परिणति भ्रष्टाचार के रूप में होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भ्रष्टाचार को जाना कि भ्रष्टाचार है क्या। अब समझते हैं इसका स्वरूप क्या है। भ्रष्टाचार के स्वरूप की बात करेंगे या इसके कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो भ्रष्टाचार को हम संगठित बात करेंगे, संगठित रूप की बात करेंगे तो 2 तरीके पर हमें देखने को मिलता है। एक तो क्षेत्र के आधार पर और दूसरा व्यवस्था के आधार पर। हम क्षेत्र के आधार की बात करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र के आधार पर भ्रष्टाचार कहाँ होता है उसमें देखते हैं। पहला है क्षेत्र के आधार पर, इसका सब पार्ट है। पहला है ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार। जो भी भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है, जो भी ग्राम पंचायतें हैं उसके स्तर पर भ्रष्टाचार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जो भी ग्राम प्रधान होते हैं, जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों के लिए विकास खंड से जो धन मुहैया कराया जाता है या आर्थिक सहायता मुहैया, जो आर्थिक अनुदान होते हैं वो दिए जाते हैं। उन आर्थिक अनुदानों को या जो सरकारी धन आवंटित किया जाता है ग्राम पंचायत के लिए, उसका सही से उपयोग न करना। और यदि व्यक्ति को धन दिया जाता है, वो व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, वो संपूर्ण राशि विकास कार्य में लगाकर उसका कुछ हिस्सा या उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाता है
तो इस तरीके से क्या होता है, ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार को देखने को मिलता है। तो ये पहला स्टेप था इसका, क्षेत्र के आधार पर भ्रष्टाचार का। अब दूसरा देखते हैं विकास खंड स्तर पर भ्रष्टाचार। अब देखते हैं जो भी जिलों के समस्त जिलों के अंदर तमाम विकास खंड होते हैं, उन विकास खंड में जो धन आवंटन करने का काम होता है, धन को आवंटित करने का ग्राम पंचायतों को जो अधिकार होता है वो बीडीओ को होता है। किसी भी मद में कोई भी धन आवंटित किया जाता है, धन आवंटित करने से पहले ही बीडीओ का कमीशन तय हो जाता है, और जो प्रधान कमीशन देने में असमर्थता जताते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, उनका धन रोक दिया जाता है, और विकास कार्य के नाम पर जो एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है वो विकास खंड के स्तर पर भ्रष्टाचार करता है। इस प्रकार से दूसरा क्षेत्र के आधार पर जो भ्रष्टाचार था वो था विकास खंड के आधार पर, जो बीडीओ द्वारा किया जाता है, खंड विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वह जिला स्तर पर भ्रष्टाचार। ग्रामीण स्तर से चलती हुई कड़ी जिले तक पहुंचती है। मैंने बताया अभी ग्राम पंचायतों के स्तर पर, विकास खंड के स्तर पर। अब बात आती है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जो भी जिला से संबंधित जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या जो भी मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, या जिला अध्यक्ष होते हैं, उनको विकास कार्यों के लिए धन प्रदान किया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी राजनीतिक दल के हों। लेकिन सब देश के ज़्यादातर जो महापौर होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, आज भी ईमानदार, बहुत से ईमानदार लोग बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी 99 बल्कि 98% लोग ऐसे होते हैं, जितना धन जिले के लिए आवंटित किया जाता है उस आवंटित धन में से स्वयं उसका गबन करते हैं, एक बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते हैं, और साथ साथ निचले अधिकारियों को भी उनको दिया जाता है। साथ साथ मंत्री विधायक जो भी होते हैं उनको उनका हिस्सा पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार से मंडल जिला स्तर पर भी क्या होता है, भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे मंडल स्तर पर। मंडल स्तर की बात करेंगे, जोन की बात करेंगे, जितने भी मंडल होते हैं उनमें कई जिले शामिल होते हैं। उनके जो पदाधिकारी होते हैं वो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, अर्थात जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरकार के एक तरीके से नुमाइंदे के रूप में कार्य करते हैं, और वो किस प्रकार से जिलों से कमीशन इकट्ठा करेंगे, भ्रष्टाचार के जरिए धन इकट्ठा करेंगे, किस प्रकार से अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों को भेजेंगे, ये सोचने में अपना समय लगाते हैं, और विभिन्न तरीकों से जो धन अर्जित होता है उसको राज्य स्तर पर वो उसका क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, ताकि वो शासन के लिए कर्तव्यनिष्ठ शासन के स्वामी भक्त बने रहें, और उनके पदोन्नतियाँ बदस्तूर जारी रहें। इस प्रकार से मंडल स्तर पर भी भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार। राज्य स्तर की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर संगठित रूप से भ्रष्टाचार किया जाता है। जो भी राज्य सरकारें हों, चाहे किसी भी दल की राजनीतिक दल की हों, उनमें उनके जो विभिन्न विभागों के जो मंत्री होते हैं वो अपने मंत्रियों के द्वारा सचिवों को आदेश देते हैं, मंत्री होते हैं सचिवों को आदेश देते हैं, सचिव उस तमाम जो प्रदेश होता है उसमें जो जिले होते हैं उनके डीएमओ को आदेश देते हैं, या जिलाधिकारी को आदेश देते हैं, और जिलाधिकारी विभिन्न विभागों के जो भी संपर्क व्यक्ति होते हैं, जो भी संबद्ध व्यक्ति होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको आदेश देते हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी इकाई से, जिले की छोटी सी ग्राम पंचायत से लेकर और जिले समस्त जिले मंडलों से होते हुए भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँचता है, भ्रष्टाचारी कड़ी कहाँ तक पहुँचती है, राज्य तक पहुँचती है। इस प्रकार से राज्य स्तर पर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार। यहाँ भी हम बात करेंगे, राज्य की बात होगी, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तमाम तरीके की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना होता है, और उन योजनाओं के द्वारा जो भी योजनाएं राज्यों के लिए लागू की जाती हैं या जनता के कल्याण के लिए लागू की जाती हैं, उनका पैसा एक व्यवस्थित तरीके से जो कर्मचारी राज्य के स्तर पर या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा उनका कमीशन तय हो जाता है, और इस प्रकार से एक जन कल्याणकारी योजना का बड़ी सी धनराशि या बड़ा सा हिस्सा जनता तक नहीं पहुंचता। इस प्रकार से क्या होता है
राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार। मैंने बताया था भ्रष्टाचार की जड़ें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जाती हैं। जैसे कोई भी रक्षा सौदा होता है या कोई भी सिविलियन समझौता होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, जिस विभाग का मंत्री होता है उस विभाग का मंत्री जिस देश से सामान का क्रय किया जाना होता है, एग्रीमेंट साइन किए जाने होते हैं, खरीदा जाना होता है, उस देश के मंत्री के साथ साठगांठ करता है। और रक्षा सौदों में भी हमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं। चाहे बोफोर्स की बात करें, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अनेकों बार ऐसा हुआ है कि हमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से पहला पार्ट पूरा होता है भ्रष्टाचार का स्वरूप जो क्षेत्र के आधार पर था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं वो है व्यवस्था के आधार पर भ्रष्टाचार। हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था के आधार पर भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिलता है। अब इसको समझते हैं कि व्यवस्था के आधार पर भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, उसको देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था में पहला हम देखते हैं व्यवस्था के आधार पर भ्रष्टाचार कैसे होता है। सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, समाज के अंदर जो भी समाज का स्वरूप है, जो भी समाज का ताना बाना है, उसका संगठन इस प्रकार से हो गया है, उसमें भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। जैसे तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम कर रही हैं, जिनको धन राज्यों द्वारा, तमाम एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और जिस लक्ष्य के लिए जो सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं उस लक्ष्य के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। जब धन स्वीकृत हो जाता है, आवंटित हो जाता है उस एनजीओ को या संस्था को, तो वो संस्था उस लक्ष्य के लिए काम न करके व्यक्तिगत उसका उपयोग कर लेती है, जो भी उस संस्था के संचालक होते हैं। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। आर्थिक स्तर पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जो भी सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर सरकार हो, सरकार के द्वारा तमाम आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के कल्याण के लिए, जन की भलाई के लिए, लोगों के उपकार के लिए किया जाता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तमाम तरीके की योजनाएं हैं, जैसे अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो धन राज्य सरकार, राज्यों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसका अधिकांश भाग विभागीय कर्मचारी जो उस धन को जिसको सुविधादाता है, जिसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, वो मतलब कर्मचारियों के बीच ही उसका बंदरबांट हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, जनतंत्र में राजनीति बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और वो जीवन तंत्र के लिए एक ऑक्सीजन की भांति होती हैं। वर्तमान स्थिति में यह देखा जाता है कि तमाम राजनीतिक दल भ्रष्ट हो गए हैं। उनके जो जिन व्यक्ति को वो टिकट देते हैं, जब कोई भी इलेक्शन होते हैं, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, उन चुनावों में तमाम राजनीतिक दल सामान्यतः देखने को मिलता है कि उनको चुनाव के लिए उम्मीदवारी तभी उनकी घोषित की जाती है कि उनसे उस चुनाव के लिए पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां तथाकथित पार्टियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर उनको सीट तभी मिलती है लड़ने के लिए किसी भी विधानसभा से, किसी भी लोकसभा से, जब वो करोड़ों रुपए उस राजनीतिक दल को दे देते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि तमाम दल ऐसे हैं जो प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं, धन के आधार पर करते हैं कि प्रत्याशी कितना धनवान है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे वो है शैक्षिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा को लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन और ये समझा जाता है कि शिक्षा विभाग साफ सुथरा है, स्वच्छ है, ईमानदार है,
लेकिन आज की परिस्थिति में देखने में आता है कि तमाम तरीके के इसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के घोटाले, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे मध्य प्रदेश का शिक्षक भर्ती घोटाला हो, हरियाणा का शिक्षक भर्ती घोटाला हो, तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार ने शिक्षा को भी अखंड रूप से जकड़ लिया है, अर्थात शिक्षा को इसने अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लिया है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा में भी, शैक्षिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार होता है। अब है व्यावसायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। व्यवसाय की बात करते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, व्यवसाय के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी कोई भी व्यवसाय ले लें, उस व्यवसाय में भी अधिकांश जगहों पर क्या होता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई उद्योग हो, उस व्यवस्था में जब किसी भी पद के चयन के लिए, उसमें नियुक्ति के लिए तमाम व्यक्तियों से पैसे वसूले जाते हैं, उनकी योग्यता को नज़रअंदाज किया जाता है, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक जैसे राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, धनबल था, धनबल के साथ साथ गुंडागर्दी थी, तो ये तमाम बातें थी राजनीतिक भ्रष्टाचार में। ठीक वैसे ही यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य व्यवस्था में आए दिन हमको ये व्यवस्था देखने को मिलती है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें उनके जो डॉक्टर हैं, वो वही डॉक्टर जब सरकारी अस्पतालों में बैठते हैं, अपनी सीटों पर बैठते हैं, तो वो उन मरीजों को जिनकी जिम्मेदारी वास्तविक रूप से उनकी है, उनको सही से नहीं देखते, जबकि अपने निजी क्लिनिकों पर जाते हैं, अपने निजी जो उनके अस्पताल होते हैं, वहाँ पर उनको ठीक से देखते हैं, वहीं के लिए रेफर करते हैं और उनसे डबल ट्रिपल फीस की वसूली करते हैं। और जो भी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में आती हैं, उन सरकारी अस्पतालों की दवाइयों को वापस क्या किया जाता है, प्राइवेट मेडिकल को भेज दिया जाता है। जनता को, जो भी सामान्य जनता होती है, उसको बाहर से दवाई खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है या मजबूर किया जाता है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार ने पूरी तरह से अपने पांव जमा लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। हम प्रशासन की बात करें, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन हो, या चाहे वो सिविल प्रशासन हो, हम किसी भी विभाग की बात करें, हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी अधिकारी है, कोई भी जिलाधिकारी है, या कोई भी डीएम है, कोई भी एसपी है, डीएसपी है, तमाम तरीके के पदस्थ लोग होते हैं, उच्चाधिकारी होते हैं, उन पर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव काम करता है। और या तो राजनीतिक दबाव के कारण, या अपने पद के दुरुपयोग के कारण, या पैसे के लालच के कारण, या व्यक्तिगत संबंधों के कारण जो कार्य उनको करने चाहिए थे या करने होते हैं, वो नहीं करते, जबकि उसके उल्टा करते हैं। इस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार है। इसकी एक वानगी सबसे बड़ी ये है, जब किसी भी राज्य में सत्ता का परिवर्तन होता है, अर्थात एक राजनीतिक दल के हाथ से निकलकर सत्ता दूसरे राजनीतिक दल के हाथ में जाती है, तब देखने को मिलता है कि व्यापक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि राज्य सरकारें, राजनीतिक दल अपनी मन पसंद के लोगों को उच्च पदों पर पदस्थ करती हैं, ताकि वो मनमाने तरीके से कर सकें, उन पर दबाव बना सकें, भ्रष्टाचार कर सकें। इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार आए दिन देखने को मिलता है। आए दिन क्या, अक्सर होता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार। न्याय व्यवस्था पर संपूर्ण लोकतंत्र टिका होता है, अर्थात जब कभी भी किसी भी देश के आम नागरिक को परेशानी होती है, पीड़ा में होता है, उस समय वो न्यायपालिका की तरफ देखता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका में, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कई ऐसे जज हैं जिन पर क्या हुआ है, जिन पर उनके पद के दुरुपयोग का आरोप लगे हैं, संसद में बहसें हुई हैं। तो इस तरीके से न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है।
एक बात तो ये है कि जब कभी भी व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में पेशी के नाम पर उससे अवैध फीस वसूली जाती है। इस बात को जज भी जानता है, इस बात को उस कोर्ट के सारे कर्मचारी जानते हैं, लेकिन क्या है, ये एक भ्रष्टाचार है। उसको तब तक दौड़ाया जाता है जब तक वो अवैध शुल्क नहीं दे देता, उनको रिश्वत नहीं दे देता, धमकियाँ दी जाती हैं, मैं आपको केस को लड़ दूंगा, मैं आपकी गवाहों को तोड़ूंगा, इस तरीके की बातें की जाती हैं। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में भ्रष्टाचार, तो मीडिया में भी हमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि मीडिया जनसेवा का कार्य करेगी, मीडिया जनहित का कार्य करेगी, मीडिया लोक कल्याण का कार्य करेगी। लेकिन आजकल हमें देखने को मिलता है तमाम टीवी चैनल ऐसे हैं जो अवैध रूप से अवैध खबरों को चलाने के लिए वो छुपा लेते हैं। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनको उनको पैसे मिलने होते हैं, जिस सूचनाओं को चलाने के उनको पैसे मिलते हैं उनको चलाते हैं, जबकि जरूरी सूचनाओं को दबा देते हैं। इस प्रकार से मीडिया में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इस स्लाइड में हम लोगों ने इसके अर्थ पढ़ा, स्वरूप पढ़ा, इसके दो भाग पढ़े, एक बार फिर देख लेते हैं। क्षेत्र के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भ्रष्टाचार की बात की मैंने, ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार, विकास खंड के स्तर पर भ्रष्टाचार, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार, मंडल स्तर पर भ्रष्टाचार, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार। नेक्स्ट, व्यवस्था के आधार पर बात की थी भ्रष्टाचार की, तो उसमें था सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, शैक्षिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, व्यावसायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था में और मीडिया में भ्रष्टाचार की बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग भ्रष्टाचार संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को, भ्रष्टाचार संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय, मिटा देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, इसको समझते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जो बात मैंने की थी, भ्रष्टाचार के जो रूप थे, जो स्वरूप थे या जो प्रकार थे, उन्हीं के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। पहले तो ये है कि जो मूल बातें हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार परिवार के स्तर पर रोका जा सकता है। परिवार के स्तर पर छात्रों को जो अपना जीवन, जो शुरुआती जीवन शुरू करते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, उनको शुरुआत से ही माँ बाप द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा, परिवार के संबंधियों द्वारा ये बात उनके व्यवहार में अच्छे से डाल देनी है। अच्छे से उनको ये सिखाना नहीं है, केवल अपना जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको इस प्रकार से अपना व्यवहार करना है जो समाज के अनुकूल हो, जो आदर्शता पर आधारित हो, मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो, प्रेम स्नेह पर आधारित हो। जिससे क्या होगा, जिससे जो छात्र होंगे, जो परिवार के बच्चे होंगे, उनमें ये गुण खुद ब खुद चले जाएंगे, खुद ब खुद इन गुणों से संपन्न हो जाएंगे। और जब इस प्रकार से इन गुणों से संपन्न होंगे तो जो आज का पौधा है
कल वो विशाल काय वृक्ष बनेगा तो उसके अंदर भी ये गुण निश्चित रूप से जाएंगे और हर एक स्तर पर वो भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित जो हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं उनको रोकेंगे। ठीक यही बात विद्यालय के स्तर पर की जा सकती है। शिक्षक भी देश के बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं, भविष्य के दर्पण होते हैं। अर्थात शिक्षक जो व्यवहार विद्यालय के अंदर अपने छात्रों के सम्मुख करेंगे या अपने विद्यार्थी को सम्मुख करेंगे, विद्यार्थी भी उनके आदर्श गुणों को ग्रहण करते हुए जब विद्यालय से बाहर जाएंगे तो वो किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोएंगे। चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, वो कोई भी ऐसा समाज विरोधी कार्य नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा नैतिक कार्य नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा वैध कार्य नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार को जन्म देता हो या भ्रष्टाचार से संबंधित हिंसात्मक गतिविधियों को जन्म देता हो। अब नेक्स्ट बात करेंगे, राजनेताओं की बात करते हैं। तो राजनेताओं के द्वारा भी राजनेताओं को भी सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए वो जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। अर्थात जो भी कार्य जनता के लिए, जो भी कार्य उन्होंने जनता की सेवा के लिए चुने हैं, इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे पूरे धैर्य के साथ उनको करना है। और जब इस प्रकार की भावनाएं उनके अंतर्गत आ जाएंगी तो निश्चित ही वो समाज कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वो राजनीतिक दल उन पर निश्चित रूप से क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्याय विभाग के आधार। न्याय विभाग में भी जो भी न्याय विभाग में जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो ईश्वर का दूसरा प्रतिरूप होते हैं। अर्थात वो ईश्वर का दूसरा साक्षात रूप होते हैं। ये उम्मीद की जाती है कोई भी जज किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में ऐसा निर्णय नहीं देगा जो उसको जो उसके साथ पक्षपातपूर्ण हो। अर्थात वो निष्पक्ष डिसीजन देगा, सही को सही, गलत का गलत वाले निर्णय को देगा, जिससे समाज में संतोष की भावनाएं, शांति की भावनाएं और एक व्यक्ति उम्मीद करता है न्यायपालिका से कि वो हमें अंतिम रूप से रिलीफ देगी, अंतिम रूप से हमें राहत देगी। वो निश्चित रूप से प्रत्येक न्यायाधीश या प्रत्येक जज के आचरण से उसके निर्णयों में हमें दिखनी चाहिए। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भगवान ने डॉक्टरों को दे रखी है। अर्थात जो भी स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा काम मानव सेवा का होता है कि किसी भी स्थिति में इस भगवान की कृति को जो उसने बनाई है इसमें कोई भी विकृति आ जाए इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो वो उसको दुरुस्त कर देंगे, वो उसको निश्चित रूप से ठीक करेंगे। और उनका चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी व्यक्तियों के साथ वो क्या करेंगे, समता की भावना रखेंगे, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ गरीबी और अमीरी के आधार पर वो उनका उपचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जब डॉक्टरों में ये मूल भावना होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी हिंसाएं हो रही हैं वो स्वतः खुद ब खुद समाप्त होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षकों की बात कर ली मैंने, एक बार फिर मैं कहता हूँ, शिक्षक तो समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली और सबसे जिम्मेदार पद होता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक की गोद में, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, शिक्षक की गोद में प्रलय और सृजन दोनों ही खेलते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने हिंसात्मक गतिविधियों, भ्रष्टाचार संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के कुछ उपाय थे वो देखे और अभी जाने हैं। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं इसका समाधान दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।